जब राजा यात्रा खत्म करके वापस आया तो उसने देखा कि उसका बहुत सारा खजाना खाली हो चुका है। राजा के लिए ये बड़े अचंभे की बात थी, क्योंकि यात्रा शुरू करने से पहले उसका खजाना भरा हुआ था। यात्रा पर गए हुए उसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो इतने कम समय में इतनी ज्यादा मुद्राएं खर्च होना यह तो अचंभे की बात ही थी। जब राजा ने इसका कारण अपने प्रधानमंत्री से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसी राज्य की सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी, तो सुरक्षा के लिए हमें नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी और उसी की वजह से खर्चे ज़्यादा बढ़ गए थे। राजा अपने मंत्री पर बहुत विश्वास करता था, इसीलिए उसने अपने मंत्री की बात पर पूरा विश्वास कर लिया और अपने प्रधानमंत्री की बताई हुई बात पर कोई भी जांच नहीं करवाई थी। अक्सर राजा की रानी राजा को सचेत भी करती रहती थी कि आपका प्रधानमंत्री सही आदमी नहीं है, वह आपको धोखा दे सकता है। लेकिन इस पर राजा अपनी रानी की कोई बात नहीं मानता, उल्टा उसे ही बुरा समझने लगता। वह सोचता था कि प्रधानमंत्री मेरे इतने नजदीक रहता है, इसी वजह से मेरी रानी को इससे जलन होती है। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि राजा अपने राज्य से बाहर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। रात के अंधेरे में राजा ने देखा कि उसका प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य से चोरी छुपे पर्दे से अपना मुंह ढककर बाहर निकल रहा था। यह वही राज्य था जिसका प्रधानमंत्री ने राजा के सामने जिक्र किया था कि भाई हम पर हमला करने वाले हैं। ऐसे चुपके चुपके से उस राज्य से बाहर निकलते हुए जब राजा ने प्रधानमंत्री को देखा तो उन्होंने सीधा अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि मंत्री जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे दुश्मन राज्य से तुम चोरी छिपे बाहर निकल रहे हो, इसका मतलब मैं क्या निकालूं? क्या तुम मुझे धोखा देने वाले हो? क्या तुम गद्दार हो? प्रधानमंत्री अपने राजा को देखकर पूरी तरह से सूख गया, वह पूरी तरह से घबरा गया। फिर उसने परिस्थिति को संभालते हुए राजा से कहा कि महाराज, यह राज्य हम पर हमला करने वाला था और मेरा मंत्री होने के नाते यह फर्ज बनता है कि मैं जासूसी करके यह पता लगाऊं कि हम पर किस तरह और कब हमला करने वाले हैं ये लोग। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उसके बदले उसका परिणाम मुझे गद्दार के रूप में मिला। मंत्री राजा के सामने होठ फूट कर रोने लगा। मंत्री को रोता देख राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि माफ करना मंत्री, हमने तुम्हें गलत समझा। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा मंत्री है, लेकिन जासूसी करने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे सैनिक मौजूद हैं जो हमारे लिए जासूसी कर सकते हैं। तुम हमारे राज्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हो, इसलिए आगे से तुम कभी भी जासूसी करने के लिए नहीं जाओगे। इसके लिए तुम सैनिकों को चुन सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे राज्य में रहकर हमारे राज्य को संभालना होगा। इस घटना के बाद राजा का विश्वास अपने मंत्री पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब वह छोटी सी छोटी बात में भी अपने मंत्री की राय लिया करता था। लेकिन कुछ समय बाद एक बहुत विचित्र घटना हुई। उनके दुश्मन पड़ोसी राज्य ने अचानक उनके राज्य पर हमला कर दिया। इन लोगों को तैयारी करने का भी अवसर नहीं मिला और परिणाम यह हुआ कि राजा युद्ध हार गया और इस राजा को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन मजे की बात यह थी, जो प्रधानमंत्री था वो कहीं भी नहीं गया था, वो कहीं नहीं भागा था, वो वहीं पर रुका रहा। जब राजा ने उससे अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने राजा से कहा कि महाराज, आप चले जाइए, मैं आपकी रक्षा मरते दम तक करता रहूंगा, लेकिन मैं अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन आपका जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे
तो आप अपने राज्य को वापस पा पाएंगे। और यह कहकर प्रधानमंत्री उसी राज्य में रुक गया और उसका राजा वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर दूर जंगल की तरफ भाग गया। अब राजा अपना समय भिक्षुओं के साथ बिताने लगा था। एक दिन राजा को पता चला कि उस राज्य का राजा अब उसका प्रधानमंत्री बन चुका है। मतलब उसका प्रधानमंत्री अब उस राजा की जगह ले चुका था। उसने उस राज्य को अपने अधीन कर लिया था। राजा को भी समझ में नहीं आया था कि उसके साथ छल करके उसके राज्य को हड़प लिया गया है। उल्टा राजा तो उल्लास और उत्साह से भर गया। उसके प्रधानमंत्री ने उसका राज्य वापस हासिल कर लिया है। राजा उत्साहित होकर अपने बौद्ध गुरु के पास खुशी खुशी से खबर बताने के लिए पहुंचा। उसने अपने गुरु को शुरू से लेकर आखिर तक अपने प्रधानमंत्री की बात बता दी। उसने बताया कि किस तरह उसका प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य में जासूसी करने के लिए जाता था ताकि उसका राज्य सुरक्षित रह सके, और किस तरह उसकी रानी उसके मंत्री के प्रति ईर्ष्या से भरी रहती थी क्योंकि उसका प्रधानमंत्री उसके बहुत करीब रहता था। पूरी बात सुनने के बाद गुरु को समझते जरा सा भी वक्त नहीं लगा। गुरु तो गुरु होता है, उससे क्या बात छुप सकती है। इसलिए उसने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि राजन, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि यह बात ऐसी ही है। इसको सुनने के बाद तुम्हारा दुनिया पर से विश्वास उठ जाएगा। जिसे तुम अपना वफादार समझ रहे हो उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है। शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन तुम चाहो तो इसकी जांच तुम खुद करा सकते हो। तुम किसी को भेजकर यह पता लगा सकते हो कि वह प्रधानमंत्री तुम्हारे पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिला हुआ था या नहीं। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो मुझे गुरु होने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात सही निकलती है तो मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसके बाद दुनिया में तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा, कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर पाएगा। राजा ने तुरंत अपने विश्वास पात्र सैनिक को उस राज्य में भेजा और अपने प्रधानमंत्री के पास एक खबर पहुंचाई। सैनिक खबर लेकर आया कि राजा अपने प्रधानमंत्री की सेवा से बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री ने यह राज्य वापस हासिल करके जो काम किया है उसका उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। राजा जल्द ही अपने राज्य में वापस लौटकर अपनी राजपाट को वापस से अपने अधीन लेना चाहते हैं। यह सुनते ही वह प्रधानमंत्री आग बबूला हो गया। वह खुद राजा की गद्दी पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से में भरकर उस सैनिक को कहा कि तुम्हारे राजा को इस राज्य में घुसने की भी इजाजत नहीं है। अगर वह कहीं भी इस राज्य में दिखाई दिया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। समझा देना अपने राजा को जाकर। यह खबर लेकर वह सैनिक वापस अपने राजा के पास पहुंचा। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसे विश्वास हो गया जो बात गुरु उसे बता रहे थे वह बात पूर्ण रूप से सत्य थी। इसलिए वापस वो उन्हीं गुरु के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके सामने रोते हुए राजा ने कहा कि गुरुवर, मैं पूरी जिंदगी अंधेरे में रहा। मैंने किसी का विश्वास नहीं किया क्योंकि वह आदमी मेरे दिल में अपनी जगह बना चुका था। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे धोखा दे रहा है। लोगों ने मुझे सचेत करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं मूर्ख लोगों को अपना दुश्मन समझता रहा। काश मैंने अपनी रानी की बात मान ली होती, काश मैंने उसकी बातों की जांच करवा ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन भविष्य में मुझे किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे मुझे कोई धोखा ना दे सके, मुझसे विश्वासघात ना कर सके। गुरु ने राजा की पीठ थपथपाते हुए कहना शुरू किया कि हमें धोखा तभी मिलता है जब हम हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, और हद से ज़्यादा विश्वास करने से हम अपने आँख और कान बंद कर लेते हैं। ना तो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और ना ही हम सत्य को देखना चाहते हैं, और ना ही हम अपने कानों से सत्य को सुनना चाहते हैं। उम्मीद इंसान से रखते हो और शिकायत भगवान से करते हो। गुरु ने आगे कहना शुरू किया कि हमारे साथ धोखा हुआ है उसको तो हम नहीं बदल सकते,
लेकिन धोखा होने से पहले धोखेबाज लोगों से हम सतर्क और सावधान जरूर रह सकते हैं। विश्वासघाती व्यक्ति की कुछ निशानियां होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे अपने शिकार को वो फांसते हैं। उन तरीकों को पहचान कर धोखे से बचा जा सकता है। धोखेबाज आदमी आपके दिल में किसी भी तरह से अपनी जगह बनाना चाहता है, आप पर अपना विश्वास कायम करना चाहता है। इसके लिए वह नाना प्रकार के तरीके अपनाता है। सबसे पहले आपके करीब आने के लिए आपसे नज़दीकियां बनाएगा। वह आपको यह दर्शाता है कि उसके भी दुश्मन वही हैं जो आपके हैं, या फिर उसका भी लक्ष्य वही है जो आपका है। कुल मिलाकर वह आपको यह दिखाना चाहता है कि उसकी विचारधारा भी वही है जो आपकी है, ताकि आप दोनों के बीच नज़दीकियां पनप सकें। फिर धीरे धीरे अपने विश्वास के घेरे में आपको लेने के लिए कुछ ऐसी चाल चलता है कि आपको विश्वास हो जाता है कि मेरा सबसे विश्वास पात्र आदमी यही है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसा काम कर देगा जो हमारे दोस्त भी हमारे लिए नहीं करते हैं। आपको बड़ा विचित्र लगेगा। जिस इंसान से मिले आपको थोड़ा सा समय हुआ है, आपके लिए ऐसा काम कैसे कर सकता है? आपके मन में सवाल उठेगा, लेकिन आप यह सोचेंगे कि यह इंसान बहुत अच्छा है, यह विश्वास के लायक है, यह मेरा मित्र हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर कोई हद से ज़्यादा अच्छा ही दिखा रहा है तो इसमें अभी कुछ रहस्य या कोई लालच छिपा हो सकता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा तो दुनिया में कोई भी नहीं देखा हमने आज तक, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और उसकी जांच अपने तरीके से जरूर करवा लेना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विश्वास उस पर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां वह अपने कंधे पर लेना शुरू कर देता है। वह आपको यह दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो आपकी सलाह या आपकी राय आपका काम करने के लिए भी नहीं लेगा। और अगर मान लो किसी दिन आपने उसकी कोई गलती पकड़ भी ली, कुछ चमत्कारी या धोखेबाजी पकड़ भी ली, तो वह लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे। वह आपके साथ बहस भी नहीं करेंगे, यह भी नहीं दर्शाने की कोशिश करेंगे कि यह गलती उनसे किस वजह से हो गई। उनकी बातें बड़ी मीठी होती हैं, वह आपके दिल में घर कर जाती हैं। वह आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी कमजोरियां बताने की बजाय आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे। और याद रखना, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सामने आपकी कमजोरियां गिनवाता है, ना कि आपके सामने आपकी बड़ाई की पुल बांधे चले जाए। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही आप में सुधार कर सकती है। उनकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि अगर वह आपको धोखा भी दे दें और आपको पता भी चल जाए, तो भी आप उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो समझ लीजिए आप विश्वासघाती आदमी के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपको इस धोखे से बाहर निकलना होगा। उसने आपको धोखा दे दिया, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? आज ही उसका साथ छोड़ दो, उस पर विश्वास मत करो, वरना भविष्य में इससे भी बड़े धोखा देगा, क्योंकि उसको आपकी कमजोरियां पता चल चुकी हैं। उसे पता चल चुका है कि आप उसका साथ नहीं छोड़ सकते, और अब पूरी तरह से वह अब आपको अपने अधीन कर लेगा। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरु ने आखिरी संदेश राजा को देते हुए कहा कि सचेत अवस्था में रहने के बाद आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। हमारी संवेदनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ देती हैं, और वह संवेदनाएं हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती हैं। लेकिन अगर हम अपनी संवेदनाओं से दूर हटकर निष्पक्ष होकर किसी आदमी को देखेंगे, तो यह हम देख सकते हैं कि कौन हमको धोखा दे रहा है और कौन नहीं। दोस्तों, किसी से भी इमोशनली अटैच होना अच्छी बात है, लेकिन उस इमोशनल अटैचमेंट से फैसले लेना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अपने फैसले लो, लेकिन विदाउट इमोशनल अटैचमेंट के। राजा ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि काश मेरे को यह सीख पहले मिल गई होती तो मेरे साथ विश्वासघात नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें समय से ही मिलती हैं।
अगर यह बातें मुझे पहले पता चल जाती तो शायद मुझे इनकी कदर भी नहीं रहती। लेकिन आज यह सीख पूरी तरह से मेरे मन में बैठ चुकी है और मैं भविष्य में इन सीखों को अपने मन में, अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखूँगा, ताकि कोई भी मुझे कभी धोखा ना दे पाए। और इसके बाद राजा वहाँ से वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।